मैं बता दूं, मैं डॉक्टर सीपी मिश्रा, डीन डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस। ये डॉक्टर मनीषा गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे यहाँ एचओडी हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट की। और आप हैं डॉक्टर रेखा गुप्ता जी, जो कि हमारे यहाँ पे डीन है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। साथ में एनएसएस का भी पूरा मैडम ही इंचार्ज हैं, वो सारी चीजें देखती हैं। और साथ में हमारे पास निकी पांडे मैडम भी हैं। तो ये हमारा है। मैं आगे मैडम मनीषा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कार्यक्रम को शुरुआत करें। Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Manisha Gupta. I am Principal and HOD in Nursing Department from Rabindranath Tagore University, Bhopal. As we know, today we are gathered here for celebrating this World AIDS Day 2020, and we know about its theme. Is today this year theme is Global Solidarity Resilient Services. As we know, day by day the HIV cases is increases, and I have collected the data from WHO, World Health Organization. So from that, according to this, means last year 2019, we have seen the 38 crore peoples are living with the HIV and AIDS, and 17 lakh people are newly infected with HIV, and 6,90,000 people are died with the HIV last year. And 68 people are percent of the adult living with received lifelong antiviral therapy according to the data of the WHO 2020. So this is the data, and we have seen the data, it is very increasing, and day by day we have seen the HIV is also increasing. So the awareness regarding this HIV is very important. For this, we have organizing this webinar. We have today, we have an eminent speaker of Shri Prashant Malaya ji, Deputy Director of the State Nursing AIDS Control Society. So welcome, sir. So hand over to sir. Sir has given the sir has given some idea about this HIV AIDS and how we can identify and its prevention. So hand over to sir. थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मुझे बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम का लगभग 1 घंटे का हमारा समय है। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 40 मिनट का एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूं। मेरा प्रेजेंटेशन जो होगा वो बेसिकली शुरुआत जो होगी उसमें HIV के डेटा से होगी, इसकी सिनेरियो से होगी कि मध्य प्रदेश और भारत में HIV की क्या स्थिति है। देन इसके बाद ये वायरस कैसे फैलता है और कैसे इसका हम बचाव कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट में मैं HIV टेस्टिंग सर्विसेज के विषय में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहूंगा, या आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे आप जो भी पूछना चाहें तो आइदर या तो जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं वो पैनलिस्ट इसको क्वेश्चन आंसर सेशन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप अलाउ करें सभी पार्टिसिपेंट को कि वो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर सके। सो जैसा भी आपके लिए सुटेबल हो वो आप इसको अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज के जो वेबिनार है इसमें सभी नर्सिंग स्टूडेंट हैं। नर्सिंग स्टूडेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम या स्टेट हेल्थ प्रोग्राम के लिए एक एसेट होते हैं। सो मेरा जो डिस्कशन होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो नर्सिंग स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उन मुद्दों को हाईलाइट करूं जो डायरेक्ट आपसे रिलेटेड है। तो नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरा प्रेजेंटेशन। आई थिंक आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी मेरी। जी सर। भारत सरकार के द्वारा जो HIV एड्स के एस्टिमेशंस जारी किए गए हैं, सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर, अनुसार भारत में एडल्ट प्रेवलेंस रेट जो है 0.22% है। सर वो करेंगे कंप्यूटर से करो। यदि मैं बात करूं, मेरा निवेदन है कि अन्य माइक जो है कृपया बंद कर दें। सर वो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं है। जी सर, अभी शेयर नहीं है। ओके, मैं एक बार फिर से देखता हूं। श्योर सर।
ऑप्शन सर वो नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं कर रहा हूँ, प्लीज मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। हाँ श्योर सर, वी आर वेटिंग सर। इसको थोड़ा पीछे रखो ना, तो आ जाए आप लोग। अरे आ गया ना। अच्छा हाँ मैं लगा वो क्या अभी स्क्रीन आपको विजिबल है? नो सर। ओके, यहाँ तो मैं शेयर हो रहा है मेरे इस पे, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ जबकि नेक्स्ट हाँ यहाँ देख यहाँ पे वही वहाँ पे नहीं सर, सर को बोला मेरे से एरर आ रहा है, इसमें कुछ एरर हो रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। रमन सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। रमन सर। हाँ रमन सर परमिशन तो दी है मैंने। अच्छा अच्छा नहीं, स्क्रीन शेयरिंग फेल्ड दिखा रहा है। मतलब सर के साइड से टेक्निकल कुछ दिक्कत आ रही है। ये मैं एक अदर स्क्रीन देख, क्या ये स्क्रीन शेयर दिख रहा है? नो सर। नो सर ये भी नहीं दिख रहा है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना तो स्क्रीन शेयर दिखेगा। ओके, ऐसा कीजिए प्लीज, मुझे आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको भेज रहा हूँ, वहां से स्क्रीन शेयर कीजिए आप। जी सर जी सत्येंद्र जी, मुझे कोई ईमेल आईडी भेजिए, मैं आपको इमीडिएटली अभी सेंड कर का ईमेल आईडी से ही ओपन है ना? खोल दो। नहीं खुला हुआ है सर का। सर के ईमेल आईडी से ही लॉगिन है। सर सेंड कर दिया ईमेल आईडी आपको। व्हाट्सएप किया आपने? हाँ व्हाट्सएप ओके, drmishra@ppl72@gmail.com। अभी आपका व्हाट्सएप नहीं आया मेरे पास। ये देखो नेटवर्क की दिक्कत है या फिर मेरे मेल से मेल कर दो सर को। सर वाईफाई वाईफाई कनेक्ट कीजिए सर, नहीं आता है ना मेरे पास। व्हाट्सएप नहीं है। एक मिनट लाओ। अपने पास काफी टाइम है। कोई ना 30 मिनट की बात हो रही है। टाइम भी लगेगा है। बच्चा ज्यादा नहीं चाहिए। ये व्हाट्सएप ये आप चैट में लिख दीजिए, ईमेल अभी तक आया नहीं मेरे पास। जाएंगे तो एक मिनट। हेलो हाँ तो तुम नहीं दे रहे या फिर अपने इससे कर दो, अपनी ईमेल आईडी भेज दो। तो हमारे बच्चे हमारे को भी नहीं होते आज। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वो तो संख्या चैट बॉक्स में। श्योर सर। अच्छा हाँ अब वो केशव तो सिटी में है, तो वो किसी को भेज रहा है दूसरी बड़ी गाड़ी वाले को, उसको बोलो बड़ी गाड़ी वाले को भेजना था। मैं भी बात करता हूँ। अभी मैं बोलता हूँ, आप लाइन पे रहो, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लाइन पे। आगे सर DRMISHRA/BPL72 है। हाँ, आ गया है। केशव भैया वो बड़ी गाड़ी भेज रहे थे ना, आप बड़ी गाड़ी भिजवा दो ना भैया। तो फिर कोई ऑप्शन तो सोनी जी 4:30 बजे करीब पहुंच पाएंगे भैया? चलो रिपोर्ट तो 10 बजे तक दे दोगे ना दादा? चलो ठीक है, ठीक करवा दो फिर। ठीक है सोनी जी, ओके। हाँ ठीक है, ओके। हाँ? ये
पार्टिसिपेंट देखने के लिए। सर नहीं आया अभी तक मेल। हाँ, आपको मैंने मेल किया है अभी। आपको आई थिंक अभी 1-2 मिनट लगेगा, थोड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन है वो। जी जी। आप वहां से उसका स्क्रीन शेयर ले सकते हैं। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, यदि मेरे पास से होता है तो। जी सर। फोटो ले लेना। सर वो नहीं आ पाया था मेल। सर वो नहीं आ। आ जाएगा आपको। ठीक सर, आप स्टार्ट करें तब तक, है ना? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या अब आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। अविनाश सर इसको कनेक्ट करेंगे। कि पता नहीं कोई एरर हो रहा है इसमें। ठीक सर, आप कंटिन्यू करिए, तब तक ये मेल आता है तो उसको स्क्रीन शेयर में लगा देंगे सर। ओके। जी सर। HIV एड्स का जो संक्रमण है मध्य प्रदेश को यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में HIV संक्रमण जो है पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है, लेकिन यदि मैं बात करूं इस वर्ष की, तो इस वर्ष जो है संक्रमण की दर में थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की गई है। HIV का संक्रमण पहले 0.09% था, इस वर्ष ये संक्रमण की दर बढ़कर 0.10 हो गई है, यानी थोड़ा सा जो इन्फेक्शन रेट है HIV का वो बढ़ा है। मध्य प्रदेश में HIV के एस्टिमेटेड केस लगभग 59,000 HIV के केसेस एस्टिमेटेड हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाय एनुअल HIV सेंट्रल सर्वेलेंस होता है उसके अनुसार। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में HIV का संक्रमण ज्यादा है, तो वेस्टर्न एमपी जो है, वेस्टर्न एमपी में जिसमें इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन का मंदसौर, नीमच, रतलाम जो बेल्ट है, यहाँ पर HIV के सबसे ज्यादा केस मध्य प्रदेश में देखने को हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ अन्य बेल्ट हैं, जैसे ग्वालियर रेंज है, ग्वालियर रेंज में भी कुछ HIV के केसेस तुलनात्मक रूप से अधिक हैं। यदि मैं ईस्टर्न की बात करूं तो ईस्टर्न जोन में रीवा और जबलपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर HIV के केसेस हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। यदि HIV संक्रमण की बात करें तो HIV का जो संक्रमण है 4 वजहों से फैलता है, या HIV फैलने के जो कारण है वो सिर्फ 4 कारण होते हैं। पहला कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज में दोनों प्रकार की है, एक व्यक्ति के एक से अनेक व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी एक पुरुष के कई सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट, या एक महिला के कई सारे पुरुषों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट, या एक पुरुष के अन्य पुरुषों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट। तो ये जो सेक्सुअल कांटेक्ट है, यदि मैं बात करूं कि हमारे पास यदि जो नए HIV के केसेस आते हैं उसमें से लगभग प्लीज प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ये अभी आई थिंक आपने स्क्रीन शेयर हमें दिया है कुछ। सॉरी, अभी स्क्रीन शेयरिंग का मेरे पास ऑप्शन आया है, तो अब ये स्क्रीन शेयर शायद होगी। अभी मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा।
ओके, ये देखें। क्या अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। अभी स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? नहीं सर। ओके ओके, मैं फिर जी सर, अभी दिख रही है पीपीटी। अब दिख रहा है आपको? जी, मिश्रा सर ने अपनी तरफ से शेयर करा है अभी। ओके, ये आपको फिगर दिख रहे होंगे? हाँ सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये एचआईवी का प्रिवलेंस रेट है। यदि आप देखें एचआईवी प्रिवलेंस रेट मध्य प्रदेश में 0.09 जो है वो पाया गया है 2017 का, और 2019 का 0.10 है। भारत में जहां वही एचआईवी का प्रिवलेंस रेट 0.22 है। ये मध्य प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर, नेक्स्ट है प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये मध्य प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर एचआईवी का प्रिवलेंस रेट कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये 2019 के सर्वे के डेटा के आधार पर है। तो इसमें आपको देखेंगे रतलाम, छिंदवाड़ा, विदिशा, उज्जैन, सीधी, सिवनी, सतना, नीमच, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, गुना, धार और दतिया, ये जिले आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पे एचआईवी का रेट अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा है। इसके बाद यदि हम देखें, नेक्स्ट प्लीज। ये वो कुछ हाई रिस्क ग्रुप है जहां पर एचआईवी का संक्रमण अन्य की तुलना में ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जिसमें माइग्रेंट लेबर है, ट्रकर है, फीमेल सेक्स वर्कर है, एमएसएम यानी मैन हैविंग सेक्स विद मैन है, और इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं। इनके बीच में एचआईवी का संक्रमण हमें अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। ये कंपैरेटिव डेटा है भारत का मध्य प्रदेश के साथ तुलनात्मक स्थिति है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जहां प्रिवलेंस रेट अभी 2019 में 0.10 है, वहीं भारत में 0.22 है। पूरे भारत में लगभग 23,49,000 एचआईवी के केस एस्टिमेटेड है, वहीं मध्य प्रदेश में 59,300 एचआईवी के केस एस्टिमेटेड है। एनुअल न्यू केसेस जो है मध्य प्रदेश में लगभग 2,890 नए केसेस हर साल हमें देखने को मिलते हैं। यदि एनुअल डेथ की बात करें तो 1820 मृत्यु के प्रकरण एचआईवी से एस्टिमेटेड है प्रति वर्ष, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 610 गर्भवती महिलाएं एचआईवी से संक्रमित हो सकती हैं। तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती है, आप उसमें चेक करें कि उनका एचआईवी का और सिफिलिस का जांच हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कि लगभग 610 गर्भवती महिलाएं एचआईवी से संक्रमित होना संभावित है। तो एचआईवी का जो जांच है हर गर्भवती महिला की, उसकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होना रिकमेंडेड है, क्योंकि यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका टेस्ट करते हैं तो हम उन्हें एंटी रेट्रोवायरल दवाएं देकर बच्चे में होने वाले एचआईवी ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 5%। नेक्स्ट आइए प्लीज। ये एचआईवी की टेस्टिंग है मध्य प्रदेश में, जो वर्ष 2008 से लेकर 2020 के अक्टूबर तक एचआईवी की टेस्टिंग हुई है, वह डेटा आपको दिखाई दे रहा है। आप यदि देखेंगे तो लगभग पहले 1,24,000 जांचें हम प्रतिवर्ष करते थे, वहीं पिछले वर्ष हमने 13,32,000 जनरल क्लाइंट को आईसीटीसी में टेस्ट किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये एचआईवी का प्रोग्रामेटिक पॉजिटिविटी रेट है, यानी एक्चुअल पॉजिटिविटी रेट यदि मैं बात करूं तो अराउंड 0.4% जो है एचआईवी की पॉजिटिविटी रेट है मध्य प्रदेश में। यानी जो लोग हमारे पास टेस्ट कराने आते हैं उसमें से 0.43% जो है वो एचआईवी से पॉजिटिव पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट 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 जी, ये है जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप देखेंगे कि एचआईवी के जो न्यू केसेस आ रहे हैं उसमें अराउंड 61% जो है वो मेल है और अराउंड 38% जो है फीमेल है। अभी यदि मैं डेटा की बात करूं तो पिछले 10 सालों में एचआईवी का जो ट्रांसमिशन है वो मेल की तुलनाओं में महिलाओं में बड़ा है। पुरुष जो, यदि मैं 10 साल पुराना डेटा आपको देखूं तो 10 साल पहले के डेटा में लगभग 72% जो है वो मेल होते थे और लगभग 28% महिलाएं होती थी। आप देखेंगे 10 सालों में ये डेटा चेंज हुआ है और महिलाओं की संख्या बढ़ी है। नेक्स्ट टाइम ये जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी। आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। रमन जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके हाँ, ये यदि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखेंगे अराउंड जो है 77% जो है एचआईवी के केसेस जो है एडल्ट एज ग्रुप में हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी लगभग 15 से जो 49 वर्ष का आयु समूह है उसमें सबसे ज्यादा एचआईवी के केस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हमारा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसी में एचआईवी के सबसे ज्यादा केसेस हमें देखने को अभी मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मोड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप देखेंगे अराउंड 88% जो है एचआईवी का ट्रांसमिशन सेक्सुअल रूट से हुआ है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एचआईवी का ट्रांसमिशन हुआ है। लगभग 6% जो मामले हैं वो दिखाई दे रहे हैं निडल एंड सिरिंजेस से, जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं, जो लोग नशे के लिए इंजेक्शन का यूज करते हैं, उनमें लगभग 6% एचआईवी का ट्रांसमिशन। स्लाइड फिर चली गई है। लगभग 6% मामले हैं जो निडल सिरिंज के माध्यम से होते हैं और लगभग 4% जो है एचआईवी का संक्रमण मदर टू चाइल्ड रिपोर्ट हो रहा है, यानी गर्भवती मां से उसके बच्चे में उन्हें एचआईवी का ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें नर्सिंग स्टूडेंट को जानना। एक, जो निडल सिरिंज आप यूज करते हैं, आप जब इंजेक्शन रूम में ड्यूटी कर रहे होते हैं या वार्ड में जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो जो निडल सिरिंज को आप यूज करते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि प्रॉपर डिस्पोजल उस निडल का नहीं किया जाता है तो वह निडल वापस से मार्केट में जाके रीयूज हो सकती है और उससे एचआईवी के साथ साथ अन्य जो इन्फेक्शन है जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के संक्रमण की संभावना बहुत अधिक होती है। तो जब भी आप निडल सिरिंज यूज करते हैं तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मध्य प्रदेश में एचआईवी के केसेस की संख्या है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, किस जिले में कितने केसेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इंदौर जो है सबसे ज्यादा, लगभग 12,773 केस इंदौर में है। यदि मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में लगभग 7,006 केसेस जो है भोपाल में रिपोर्टेड है। इसी प्रकार ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में केसेस है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये अन्य जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां एचआईवी के केसेस हैं। टोटल केस की यदि मैं बात करूं 2005 से 2020 के बीच में 69,400 केसेस मध्य प्रदेश में अभी तक एचआईवी के रिपोर्ट हो चुके हैं और प्रतिवर्ष लगभग 5,000 से लेके 5,500 केस एचआईवी के हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं अपने सेशन के दूसरे पार्ट में एंटर हो रहा हूं जहां पर मैं एचआईवी की जांच और एचआईवी कैसे होता है इसके विषय में बात करूंगा। ये है डॉक्टर माइकल गॉटलिब, जिन्होंने 1980 में सबसे पहले एचआईवी को जो है एचआईवी की संभावना का सबसे पहले पता लगाया था। नेक्स्ट प्लीज।
आप हैं डॉक्टर लुक मॉन्टेनियर, जिन्होंने HIV वायरस को ऊतकों से पहली बार निकालकर उस वायरस की पहचान की थी। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर लुक मॉन्टेनियर और डॉक्टर रॉबर्ट गैलो को 2008 में उनकी इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने सबसे पहले HIV वायरस को 1983 में सेपरेट करके इसको कृत्रिम रूप से निकाला था। तो इस खोज का जो श्रेय है इन 3 साइंटिस्ट को जाता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये वायरल का स्ट्रक्चर है, इस वायरस का स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट। ये आप HIV का जो है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी एक ऐसा वायरस जो मानवों के या ह्यूमन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक ऐसा वायरस जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर होता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसको वीक कर देता है। HIV और एड्स में बेसिक अंतर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे HIV का इन्फेक्शन हुआ है उसे एड्स डेवलप होने में लगभग 8 से 10 साल तक का समय लग सकता है। एड्स की स्थिति तब बनती है जब किसी व्यक्ति में CD4 काउंट जो है वो लेस देन 200 आ जाता है, उसमें एडवांस OI डिजीज यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस दिखाई देने लगते हैं। सबसे कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है वो टीबी है। कोई यदि टीबी से सस्पेक्टेड व्यक्ति है तो उसमें HIV होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो उनमें भी HIV होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आप अपनी OPD में बैठे हुए हैं या आप वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और आपको ऐसे केस दिखाई देते हैं जिनमें टीबी है, एडवांस टीबी है या ओरल कैंडिडियासिस आपको दिखाई दे रहा है, इसोफेगल कैंडिडियासिस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ केसेस होते हैं जिनमें HIV होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट प्लीज। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि HIV फैलने के सिर्फ 4 रूट हैं। अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, सबसे ज्यादा अराउंड 89% केसेस इसी रूट से होते हैं। निडल एंड सिरिंजेस, यदि एक व्यक्ति के द्वारा यूज की गई निडल और सिरिंजेस को अन्य व्यक्तियों तक यूज किया जाता है तो उन्हें HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ा कारण होता है HIV फैलने का। यदि किसी व्यक्ति को HIV से इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं तो उनमें HIV की होने की संभावना बहुत अधिक होती है। लास्ट होता है HIV इन्फेक्टेड मदर से उसके होने वाले बच्चे में HIV ट्रांसमिशन की रिस्क होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास आज जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं उनके उपयोग से हम माँ से बच्चे में होने वाले HIV ट्रांसमिशन को काफी हद तक रोक सकते हैं, काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये ट्रांसमिशन की रिस्क है, HIV का ट्रांसमिशन कितना अधिक हो सकता है। आप देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अराउंड 90 to 95% HIV ट्रांसमिशन की रिस्क होती है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिस्क अराउंड 15 to 40% होती है। सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस से 0.1 से 10% तक की HIV इन्फेक्शन की संभावना होती है। इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स या निडल सिरिंजेस के उपयोग से 0.67% से तक की संभावना होती है और निडलिस्टिक इंजुरी से 0.3% तक की संभावना होती है। जब नर्सिंग स्टूडेंट वार्ड में ड्यूटी कर रहे होते हैं या इंजेक्शन कर रहे होते हैं या किसी सर्जरी को असिस्ट कर रहे होते हैं उस समय इस बात की बहुत संभावना होती है कि यदि किसी HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति का निडल उनको प्रिक हो जाए या सर्जरी कराते समय या सर्जरी असिस्ट करते समय या डिलीवरी को असिस्ट करते समय उन्हें प्रिक हो जाए HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति की कोई निडल एंड सिरिंज, तो उन्हें 0.3% की संभावना होती है HIV ट्रांसमिशन रिस्क की। लेकिन यहाँ हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर की दवाएं होती हैं जो हम सभी पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं और इन पोस्ट एक्सपोजर की ड्रग्स को लेने से HIV ट्रांसमिशन रिस्क जो है निडलिस्टिक इंजुरी के थ्रू जो होती है उसको हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये वो बॉडी फ्लूइड हैं जिनमें HIV के वायरस होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कंसीडर्ड एट रिस्क लिखे हुए हैं, जो बॉडी फ्लूइड है जिसमें ब्लड है, सीमेन है, वेजाइनल सिक्रीशंस हैं एंड अदर जो सिक्रीशंस हैं उनमें HIV की रिस्क होती है। अदर बॉडी फ्लूइड जो नॉट एट रिस्क लिखा हुआ है जिसमें टीयर्स है, स्वेट्स है, यूरिन है, इनमें HIV ट्रांसमिशन की रिस्क
नहीं होती है, लेकिन यदि इनमें विजिबल ब्लड यदि हमें दिखाई देता है तो ट्रांसमिशन रिस्क इनमें भी होती है। नेक्स्ट प्लीज। HIV के कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो हैं वो HIV के होते हैं, जैसे लगातार फीवर का होना, लो ग्रेड फीवर लगातार बना रहता है, टीबी होना, खांसी का होना, लिम्फ नोड्स में आपको लिम्फ नोड्स बढ़े हुए दिखाई देंगे, खाना खाते समय निगलने में आपको प्रॉब्लम होगा, या निमोनिया एक कॉमन सिम्टम होता है, निमोनिया का होना, लगातार वेट लॉस होना, या जो आपका वेट है, यदि कोई पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसका वेट लॉस हो रहा है, या कंटिन्यू डायरिया का बना रहना, कैंडिडियासिस जो है, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति में देखने को हमें मिल सकते हैं। एक बहुत कॉमन चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, नर्सिंग स्टूडेंट को बहुत विशेष रूप से, यदि कोई पेशेंट उनके पास लगातार आ रहा है और उसकी कंप्लेंट सेम कंप्लेंट वो बार बार कर रहा है, सपोज वो डायरिया की कंप्लेंट कर रहा है, या वो खांसी की कंप्लेंट बार बार कर रहा है, या लो ग्रेड फीवर की कंप्लेंट वो बार बार कर रहा है, और आप उसे ट्रीटमेंट कंटिन्यू दे रहे हैं और उसके बाद भी वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस को आप HIV का एक पॉसिबल केस कंसीडर कर सकते हैं। यानी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स ना करने वाले या बहुत लेट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करने वाले लोगों में भी HIV की रिस्क बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है, तो ये जो ड्रग्स हैं उसको बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपको अपने नर्सिंग केयर के दौरान इस चीज को ध्यान में रखना है कि यदि ऐसी कोई सिम्टम्स आपके पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज उसको एक बार HIV टेस्ट के लिए रिकमेंड करें। नेक्स्ट प्लीज। HIV का जो ट्रांसमिशन है वो सामान्य मेल जोल से नहीं फैलता, यानी आप उसकी यदि रूटीन नर्सिंग केयर कर रहे हैं तो उसमें HIV ट्रांसमिशन की रिस्क नहीं है, जिसमें उसके साथ खाना खाने से, साथ बैठने से, उसको ड्रग्स देने से, उसकी नर्सिंग केयर करने से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। हाँ, यदि आपको आपके सर्विसेज के दौरान यदि किसी प्रकार का निडल स्टिक इंजरी या किसी अदर प्रकार का एक्सपोजर होता है जिससे कट लगता है, तब उसमें HIV ट्रांसमिशन की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। HIV की रोकथाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको अवॉइड करें, एक से ज्यादा या मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स को हम अवॉइड करें। नेक्स्ट प्लीज। जहां तक हो सके अपने पार्टनर, सिंगल पार्टनर होना चाहिए, एक ही पार्टनर के प्रति आप फेथफुल रहें, ताकि किसी भी प्रकार के मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना हो, उनको हम अवॉइड कर पाए। नेक्स्ट। जहां तक संभव हो कॉन्डोम का यूज करें। कॉन्डोम जो है वो HIV एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकने में काफी इफेक्टिव है। ना केवल ये HIV, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इन सभी से ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्लीज। सेफ ब्लड के थ्रू हम HIV को रोक सकते हैं। सेफ ब्लड का मतलब होता है HIV से टेस्टेड ब्लड, जो कि किसी भी लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। किसी भी लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से जो ब्लड है वही लेना चाहिए, जिसमें HIV से फ्री होने का स्टिकर लगा हो, वही ब्लड हमें लेना चाहिए। कोई भी ब्लड जो लिया जाता है उसमें 5 प्रकार के कंपलसरी टेस्ट होते हैं। वो 5 कंपलसरी टेस्ट है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL, मलेरिया एंड HIV। जब ब्लड इन 5 डिजीज से फ्री होता है तभी उस ब्लड को अन्य किसी व्यक्ति को हम दे सकते हैं। तो जब भी आप कभी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो तो प्लीज उस पर लगा हुआ स्टिकर को जरूर चेक करें कि उस स्टिकर पर ये 5 टेस्ट का डिटेल दर्ज है या नहीं, और वो 5 टेस्ट से नेगेटिव है या नहीं, ये जरूर इंश्योर कीजिए जब भी आप किसी को ट्रांसफ्यूजन में असिस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट प्लीज। निडल सिरिंजेस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, निडल सिरिंजेस एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन का रूट है। ना केवल HIV वरन अन्य कई डिजीज में भी HIV ट्रांसमिशन की रिस्क निडल एंड सिरिंज के रीयूज से पॉसिबल है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी भी निडल एंड सिरिंज का रीयूज ना हो, ये हमें इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं बात कर रहा हूँ HIV टेस्टिंग की।
ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द आगे करने का। HIV की जो टेस्टिंग है वो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की HIV टेस्टिंग गाइडलाइन के अनुसार ही HIV टेस्ट किया जा सकता है। इसका जो मेन पर्पस है, नेक्स्ट प्लीज, मेन पर्पस है किसी भी इंडिविजुअल की HIV स्टेटस को जानना, उसके यदि वो HIV से इन्फेक्टेड है तो उसे ट्रीटमेंट सर्विसेज से जोड़ना, और यदि HIV से अनइन्फेक्टेड है तो उसको रिस्क को रिड्यूस करना और कोशिश ये करना कि वो HIV से फ्री रहे। नेक्स्ट, HIV टेस्टिंग के लिए जो हमारी सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नर्सिंग स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है कि HIV के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव रिपोर्ट तभी दी जा सकती है जब उसकी एक ही सैंपल की कम से कम 3 बार टेस्टिंग हो चुकी हो, टेस्टिंग के पहले उससे काउंसलिंग की गई हो जिसे हम प्री टेस्ट काउंसलिंग बोलते हैं, टेस्टिंग के पहले उसकी रिटन कंसेंट ली गई हो, और टेस्टिंग के बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग की गई हो। ये टेस्टिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखते होंगे कि आप जब कॉलेजेस में अभी या आप किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो वहां पर आपने यदि किसी प्राइवेट की HIV टेस्ट रिपोर्ट देखी होंगी तो उसमें सिर्फ सिंगल टेस्ट का डिटेल होता है, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट में 3 टेस्ट का डिटेल होना कंपलसरी है। तो जो टेस्टिंग है, आप किसी भी व्यक्ति को यदि टेस्टिंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पे रेफर करें, या प्राइवेट में जिसे MP स्टेट एड्स कंट्रोल के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनकी जांच कराई जा सकती है। जो भी जांच होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नेक्स्ट प्लीज। टेस्टिंग के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के स्क्रीनिंग सेंटर हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ICTC, स्टैंड अलोन ICTC, जो कंफर्मेटरी टेस्टिंग का अधिकार सिर्फ इसी सेंटर के पास होता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए सिर्फ ICTC ही ऑथराइज्ड है। ये अभी गवर्नमेंट सेक्टर में ही होते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमने ICTC बनाए हैं जो कि हमारे द्वारा रिकमेंडेड है। इसके अलावा FICTC होते हैं जो स्क्रीनिंग सेंटर है, मोबाइल के माध्यम से हम टेस्टिंग करते हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट सेक्टर को हम लोग टेस्टिंग की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये नंबर है, मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 1600 HIV टेस्टिंग केंद्र काम कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, सभी प्रकार के हॉस्पिटल्स में ये टेस्टिंग सेंटर इस समय काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। HIV का टेस्ट किसे कराना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसको HIV टेस्ट कराना चाहिए। मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। जैसे ऑल RTI STI के केसेस हैं उनको HIV का टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके एक से अधिक व्यक्तियों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हो उनको HIV का टेस्ट कराना चाहिए। ऐसे लोग जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं या जो लोग नशे के लिए निडल एंड सिरिंजेस का यूज करते हैं उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। किसी को यदि बिना HIV जांचा हुआ ब्लड दिया गया है उसे टेस्ट कराना चाहिए। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन को HIV टेस्ट कराना चाहिए। सभी TB से इन्फेक्टेड जो लोग हैं उन्हें HIV टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनको भी HIV टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट, गर्भवती महिलाओं में जो HIV का रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एक प्रोग्राम है, ये चलाया जाता है जिसमें हम सभी गर्भवती महिलाओं को उनके प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही HIV टेस्ट कराना हम रिकमेंड करते हैं, और उन्हें हम ये HIV टेस्टिंग की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी एक स्ट्रेटजी है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी इसमें 4 प्रोंग स्ट्रेटजी है। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि थ्रू अवेयरनेस एक्टिविटीज के द्वारा सभी जो किशोर हैं किशोरियां हैं उनको HIV के संबंध में जानकारी दें ताकि वो अपने आप को HIV से बचा पाए। इसकी हमारी सेकंड स्ट्रेटजी होती है कि यदि कोई महिला HIV से इन्फेक्टेड हो जाती है तो हम उसे काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम उन्हें कंट्रासेप्टिव उपलब्ध कराएं ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक पाए।
यदि कोई महिला HIV से इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम उसे ट्रीटमेंट सर्विसेज यानी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ड्रग लेके HIV से अपने आप को बचा पाए और अपने बच्चे को बचा पाए। और उसको हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और बच्चे को अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस टेस्टिंग के मेथड से बच्चे को भी हम HIV टेस्टिंग की सर्विसेज देते हैं, प्लस आफ्टर डिलीवरी बच्चे को हम एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्टिक डोज प्रोवाइड करते हैं, तो 6 वीक तक मिनिमम उसे दी जाती है। और अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से रोकने के लिए हम उसे कोट्रामेक्साजोल प्रिवेंटिव थेरेपी भी हम बच्चों को देते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि यदि कोई महिला HIV से इन्फेक्टेड है तो उसको सर्विसेज देने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ना घबराने की जरूरत है। जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी HIV से इन्फेक्टेड महिला की नॉर्मल डिलीवरी किसी भी अस्पताल में कराई जा सकती है। सर्जरियन सेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन ना हो। दूसरी बात, गर्भवती महिला है, HIV पॉजिटिव है, तो उसे इमीडिएट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है वो उपलब्ध करानी चाहिए। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स उपलब्ध देने से उसमें महिला के शरीर में वायरल लोड कम हो जाता है और वायरल लोड कम होने से ट्रांसमिशन की जो रिस्क है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिस्क है, वो रिड्यूस हो जाती है। बच्चे डिलीवरी जो है वो अस्पताल में होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उसको की जानी चाहिए। डिलीवरी के दौरान जो है वो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज किया जाना चाहिए और सभी सावधानियां डिलीवरी के दौरान रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल एक्सपोजर ना हो। डिलीवरी के इमीडिएट बाद बच्चे को हम एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्टिक डोज प्रोवाइड करते हैं। ये बच्चे को मिनिमम 6 वीक तक ये ड्रग्स जो है हम देते हैं और 6 वीक के बाद बच्चे को हम कोट्रामेक्साजोल प्रोफाइलैक्टिक डोज स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चा जो है कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बचा रहे और बच्चे की देन हम टेस्टिंग भी शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पूरा पैकेज एक गर्भवती महिला को उपलब्ध कराते हैं ताकि माँ से बच्चे में होने वाले ट्रांसमिशन को हम रोक पाए। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपसे यहाँ पे लास्ट जो मेरी 3 स्लाइड है उनमें मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा कि हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो कोई भी HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है उसको हम एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है वो ART सेंटर्स के माध्यम से दिया जाता है। मध्य प्रदेश पे 19 ART सेंटर इस समय कार्य कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। मूल रूप से ये नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंटी रेट्रोवायरल सेंटर्स जो हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करते और ट्रीट करते। बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते क्या हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो नॉर्मली डोरमेंट स्टेज में हमारी बॉडी में होते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन OI है। जब हमारी बॉडी HIV की वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये डोरमेंट वायरस बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने लगते हैं और ये पूरा फुल नॉन HIV से एड्स के केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शंस को हम आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हम हर HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले की जो गाइडलाइन थी उन गाइडलाइंस में हम CD4 काउंट के बेस पर HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे या WHO क्लिनिकल स्टेजिंग के बेस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते थे। नाको की नई टेस्ट एंड ट्रीट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम हर व्यक्ति को HIV का जो HIV से इन्फेक्टेड है उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। ये दवाइयां लाइफ लॉन्ग दी जाती हैं और अभी तक ART की सभी दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। मुख्य रूप से जो अभी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स होता है, 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। और ऐसे जो हमारे पास अभी ड्रग्स हैं उसमें जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन है जिसमें पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन और पेशेंट की हिस्ट्री के बेस पर उसे हम ये ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा और फर्स्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन जो हमारा है वो है टेनोवर्फिर, लैमोबिडिन एंड डोल्टिकाविर। ये ड्रग्स का 3 ड्रग कॉम्बिनेशन अभी हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर कॉम्बिनेशंस हैं जो यूज होते हैं वो है टेनोवर्फिर, लैमोबिडिन एंड इफाविरिंज है, ज़ैडोबिडिन, लैमोबिडिन एंड नेविरापिन है, ज़ैडोबिडिन, लैमोबिडिन एंड इफाविरिंज है, अबेकाविर है, एटेजिनाविर है, लुपिनाविर, रिटोनाविर है,
ये अदर कुछ ड्रग्स हैं जो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम यूज करते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास अलग से ड्रग्स जैसे अबेकाविर है, वो हमारे पास अवेलेबल है। बच्चों के लिए लुपिनाविर, रिटोनाविर है, वो ड्रग हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग अवेलेबल है वो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन की ड्रग्स जैसे डोल्टेगाविर के अलावा दारुनाविर है, ये ड्रग्स रेल्टिगाविर है, ये हमारे पास अवेलेबल है जो हम पेशेंट को उसकी कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मध्य प्रदेश में एआरटी सेंटर है। इन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एआरटी सेंटर इस समय काम कर रहे हैं। इसमें एक और नया सेंटर अभी 19वां देवास में हमारा शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एचआईवी के संबंध में यदि कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन आपको कभी भी चाहिए तो आप 1097 को डायल करके, टोल फ्री नंबर है 1097, इस नंबर पर आप जनरल इंफॉर्मेशन एचआईवी की आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ये नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें आपको ये पता चल सकता है कि आपके नजदीक में टेस्टिंग सेंटर कहाँ है, आपके नजदीक में ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ पर है, ये सभी आपको सेंटर के फोन नंबर के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज ये प्रेजेंटेशन को कृपया बंद कर दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो पैनलिस्ट हैं कि यदि उनके कोई क्वेश्चन हो या हमारे पार्टिसिपेंट के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसे अभी ले सकते हैं। क्या कोई क्वेश्चन है भी? हमारे जो पैनलिस्ट है उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हो क्वेश्चंस को तो, या उनके भी कोई क्वेश्चन है। सर बोलिए। बोलिए सर, आवाज आ रही है अब तक हमारी? जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज। हाँ मैडम। थैंक यू सर। सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जब मदर की मतलब पोस्टमार्टम पीरियड में जब मदर अपने बेबी को फीड करती है, मींस ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हम कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं एचआईवी और एड्स को? देखिए, जो एचआईवी ट्रांसमिशन की रिस्क है वो तीनों स्टेजेस में होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग। तीनों में एचआईवी ट्रांसमिशन की रिस्क है। और आफ्टर डिलीवरी जो ब्रेस्ट फीडिंग एचआईवी ट्रांसमिशन की रिस्क है वो 15 से 25% तक ट्रांसमिशन रिस्क होती है। लेकिन भारत में जो IYCF गाइडलाइन है, जो IYCF गाइडलाइन है ब्रेस्ट फीडिंग के संबंध में, उसमें एचआईवी इन्फेक्टेड माँ को भी ब्रेस्ट फीड कराना 1 साल तक रिकमेंड किया गया है। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए और 6 महीने बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा जो ऊपरी आहार दिए जाते हैं वह दिए जाना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर की जो सबसे बड़े कारण है उसमें मालन्यूट्रिशन, निमोनिया एंड डायरिया, ये सबसे बड़े कारण होते हैं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का। तो यदि बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जाएगा तो मालन्यूट्रिशन, डायरिया की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी और बच्चे में एचआईवी की वजह से तो शायद वो उतनी जल्दी उसकी डेथ ना हो, क्योंकि एचआईवी की ड्रग्स अवेलेबल है और हम ड्रग्स देकर बच्चों को बहुत लंबी नॉर्मल लाइफ तक हम बच्चों को ले जा सकते हैं। बट मालन्यूट्रिशन और डायरिया से उसकी डेथ होने की संभावना बहुत अधिक होगी एचआईवी की तुलना में। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो रिकमेंडेड है, कराना चाहिए, लेकिन इसमें डिसीजन लेने का अधिकार जो है माँ को दिया गया है। माँ डिसाइड करे कि उसके बच्चे को वो फीड कराना चाहती है या नहीं। हम उन्हें दोनों ऑप्शंस बताते हैं, फीडिंग कराने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, और यदि आप फीडिंग नहीं कराते हैं, आप टोटली टॉप फीडिंग कराते हैं तो आपको क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे ये हम बताते हैं उनको, और डिसीजन लेने का अधिकार हम माँ के ऊपर छोड़ते हैं। सर मैं डॉक्टर अविनाश सिंह, एचओडी पैरामेडिकल।
मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो HIV के पेशेंट्स रहते हैं दे आर ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तो अभी के जो करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19 हम देख रहे हैं, ऐसे स्टेज पे दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर कोविड, जो पहले से HIV इन्फेक्टेड अगर उनको कोविड हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, HIV एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज है, इससे लोगों का इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है और उन्हें अन्य कोई इन्फेक्शन लेने की संभावना उनमें काफी अधिक बढ़ जाती है, तो अदर किसी इन्फेक्शन से वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो अभी रिकमेंड कर रहे हैं या अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है उसमें बहुत ज्यादा हमें ऐसे केसेस देखने को नहीं मिले हैं कि HIV इन्फेक्टेड लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं और उसकी वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो कोविड की गाइडलाइन है उनका स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। हमारे जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो कोविड गाइडलाइन का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और इस ड्यूरेशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे HIV से इन्फेक्टेड लोग हैं जो ऑन ट्रीटमेंट हैं उनको कम से कम हॉस्पिटल विजिट करना पड़े। इसलिए हम एक साथ 3 महीने की ड्रग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं यदि वो ट्रीटमेंट को प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनका एड्रेस अच्छा है, तो ऐसे लोगों को हम एक साथ 3-3 महीने का ड्रग भी दे रहे हैं ताकि उनकी हॉस्पिटल विजिट्स मिनिमाइज की जा सके। सर, HIV पेशेंट्स ऑलरेडी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज ले रहे हैं, तो क्या ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हेल्प्स टू रिड्यूस द कोविड? क्योंकि ऑलरेडी वो एंटीवायरल थेरेपी ले रहे हैं, तो क्या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम है? देखिए, शुरुआती जो अवस्था थी कोविड-19 की, उसमें शुरुआती अवस्था में ये कुछ इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस आई थी कि जो लुपिनाविर एंड रिटोनाविर ड्रग है जो हम HIV में यूज करते हैं, इस ड्रग्स के यूज से कोविड इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन लेटर ऑन ऐसा पाया गया कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। और अभी इंटरनेशनली ऐसी कोई अदर ड्रग भी जो HIV में यूज हो रहा है उसका कोई बहुत ज्यादा एफिकेसी कोविड में पाई गई हो, ऐसी भी कोई स्टडी अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो चूंकि एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पहले से ले रहे हैं इसकी वजह से उनमें कोविड होने के चांसेस कम है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर सही है कि यदि कोई HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति कंटिन्यू एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ले रहा है तो उससे उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है और इम्यून सिस्टम इंप्रूव होने की वजह से उनमें अदर इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन की रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सर, जो मदर इन्फेक्टेड है और वो बेबी डिलीवर करती है और वो हमें नहीं पता कि बेबी इन्फेक्टेड है या नहीं है, वो टेस्टिंग के बाद पता चलेगा, then you have to be a retrospectively आप उसे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं, तो वो लेता है 1 ईयर तक एज यू हैव मेंशन्ड इन योर पीपीटी, तो वो उसके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देगा। तो कितने चांसेस है कि वो फ्यूचर में HIV इन्फेक्टेड हो सकता है? देखिए, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, बताना चाहूंगा कि हमने यदि कोई मदर कंप्लीट PPDCT प्रोटोकॉल का कंप्लीट हम यदि पालन करते हैं तो अभी लेस देन 2% बच्चे इन्फेक्टेड पाए गए हैं। यदि 100 महिलाएं जो HIV से इन्फेक्टेड थी और उन्होंने 100 जीवित बच्चों को जन्म दिया है तो उनमें से सिर्फ 2 बच्चे ही HIV से इन्फेक्टेड हुए हैं, बाकी सभी को हमने HIV से बचा लिया है, बशर्ते उनके द्वारा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया है। क्योंकि हम मदर को अर्ली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीटमेंट पर लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं, बच्चे को इमीडिएट एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस हम शुरू करते हैं और मदर की जो ड्रग है वो कंटिन्यू चलती रहती है। बच्चे को हम लगातार HIV से टेस्ट करते हैं। बच्चे का टेस्ट जो है 6 सप्ताह, 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने, इन अवधि पे बच्चे को हम HIV के लिए टेस्ट करते हैं और बच्चे को मिनिमम 6 वीक तक हम ARV प्रोफाइलैक्सिस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सर, जो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होते, मतलब वो HIV पॉजिटिव नहीं आए हैं, तो भी हम उन्हें एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करेंगे? नहीं, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हर माँ जो HIV से इन्फेक्टेड है और उसने बच्चे को जन्म दिया है तो
तो ऐसे बच्चों को हम एक्सपोज्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। ये बच्चे खुद पॉजिटिव नहीं है लेकिन इनकी माँ पॉजिटिव है। तो सभी बच्चों को जो HIV इन्फेक्टेड माँ से जन्मे हैं, उन सभी बच्चों को हम मिनिमम 6 वीक के लिए ARV की प्रोफाइलेक्टिक डोज देते हैं। अब ट्रीटमेंट किसे देते हैं? ट्रीटमेंट सिर्फ हम उस बच्चे को देते हैं जो हमारी 6 वीक, 6 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ की टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं। जो बच्चे पॉजिटिव आए हैं उन्हीं बच्चों को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, यानी जो 2 बच्चे मैंने आपको बताया, 100 में से 2 बच्चे जो पॉजिटिव आते हैं, सिर्फ उन बच्चों को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। बाकी बच्चों को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो अनइन्फेक्टेड है। थैंक यू सर। सर मैं एक और क्वेश्चन है, कैन अ पैप स्मीयर डिटेक्ट HIV? पैप स्मीयर के HIV डिटेक्ट कर सकते हैं? सर एक क्वेश्चन आया है कि क्या पैप स्मीयर HIV को डिटेक्ट कर सकता है? नहीं, एक अलग टेस्ट है, वो HIV को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। HIV के लिए जो स्पेसिफिक HIV टेस्टिंग किट्स है या HIV टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उसी से हम HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं। पेप स्मीयर से हम नहीं। पेप स्मीयर बेसिकली सर्विक्स कैंसर के लिए यूज होता है, उससे हम HIV को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सर जो HIV की किट यूज की जाती है, जो इट इज इजीली अवेलेबल, तो वो कितनी इफेक्टिव है HIV पॉजिटिव दिखाने के लिए रादर देन दिस ब्लड टेस्ट, थ्रू दिस ब्लड टेस्ट? देखिए, HIV की जो टेस्टिंग किट है वो यूजुअली 2 प्रकार की है। एक तो ब्लड के थ्रू टेस्ट होता है और सेकंड उसमें सीरम प्लाज्मा के थ्रू टेस्ट होता है। दोनों टेस्ट किट की जो स्पेसिसिटी है एंड सेंसिटिविटी है मोर देन 99% होती है। तो किट काफी इफेक्टिव है, और चूंकि इसमें संभावना सिर्फ 1% की रह जाती है, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम सेम सैंपल को 3 बार टेस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया। 3 टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो है वो पॉजिटिव केसेस के लिए हम यूज करते हैं। ना सर, ओके देखना मैं सर डॉक्टर रेखा गुप्ता, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, डीन एजुकेशन डिपार्टमेंट, NSS प्रोग्राम ऑफिसर। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ मुख्य वक्ता श्री प्रशांत मालवी सर का, डिप्टी डायरेक्टर MP स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को, कि उन्होंने हमें आज एड्स दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी बच्चे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। और मैं अपने पैरामेडिकल नर्सिंग विभाग के डॉक्टर CP मिश्रा सर को, मनीषा मैडम को, अविनाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सर का चुनाव किया और सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बार विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सर को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और बेसिकली आज की तारीख में जो न्यू लाइफ स्टाइल है, और न्यू लाइफ स्टाइल में जो यंग्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं, और यंगस्टर्स का जो रिस्क पैटर्न है, रिस्की लाइफ पैटर्न के बहुत ही जोखिम भरे काम को करना और अपने आप को हीरो साबित करना। तो जितने भी मेरे नए छात्र छात्राएं सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो भी रिलेशनशिप वाले प्रकरण रहते हैं, उसमें इस तरह की रिस्क कभी भी फायदेमंद नहीं होती, वो नुकसान का ही जरिया बनती है। सिंगल पार्टनर और ईमानदारी से जीवन बिताना, ये पुराना जो सिद्धांत है आज भी उतना ही सुना रहा है और इफेक्टिव और हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है, और इन फ्यूचर भी वो बहुत लाभकारी होगा। इसको सभी लोग अपनाएं अपने लाइफ में, ईमानदारी से अपने जीवन साथी के साथ में जीवन को बिताने की पूरी कोशिश करें। और जो HIV एड्स कंट्रोल और मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ हमारा बहुत ही पुराना नाता है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी डायरेक्टर मैडम का भी, दर्पण चौबे सर का भी, जिन्होंने, और मलैया सर का भी, कि जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर पाए। और सदैव हम आपके साथ में हैं, हमारा विश्वविद्यालय आपके साथ में है सर। और सर एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा ये प्रोग्राम इन द मीनवाइल जो है, हमारा खंडवा में एक विश्वविद्यालय है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, उसके भी हमारे पैरामेडिकल के छात्र इससे जुड़े हुए हैं, माननीय रजिस्ट्रार सर भी वहाँ के जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम से। तो आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं डॉक्टर अविनाश सर से निवेदन करूंगा कि सर के लिए जो है प्लीज डॉक्टर अविनाश सर। सर सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके साथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की।
आई होप जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं वो इससे कुछ ना कुछ नॉलेज को गेन करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपने स्ट्रैटेजी शेयर किए थे वो बहुत ही बढ़िया थे और उनको देख के कुछ ना कुछ सीखने को जरूर हमारे स्टूडेंट्स को मिला होगा सर। तो अब मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, रविन्द्र टैगोर यूनिवर्सिटी से एक बार और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। Thank you, sir. On behalf of Rabindra Tagore University, myself, Dr. Manisha Gupta, I am thankful to first Dr. Shri Prashant Malaya ji have given a precious time for us, and he has given a very sensitive data. Really, we know about that. कि मध्य प्रदेश में मेनली इंदौर एरिया, भोपाल, रीवा, जबलपुर, बड़वानी, ये सारे एरिया में ज्यादा केसेस हैं। तो जैसा सर ने बताया कि हम रेशियो में भी देखते हैं तो मेल्स के से ज्यादा फीमेल्स में ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मदर इज द कैरियर, हमेशा कैरियर है, इसलिए ज्यादा रेशियोज हैं। एंड 15 to 49 जो ईयर की एज होती है, एडल्ट एज, यंग एडल्ट एज, वो बहुत सेंसिटिव एज है। तो हमारी जो भी जितने भी यूथ एंड यंगस्टर्स हैं, दे विल टेक अ प्रिकॉशंस with their living lifestyles, and sir has told कि अभी भी हमारे पास every year 5,500 से लेके 5,500 तक के केसेस आ रहे हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें और प्रिवेंशन के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी हमारे लिए कितना वर्कआउट कर रही है, तो we as a paramedical nurses, paramedical students, nursing students, or every health person, they have a responsibility to take care to prevent the HIV and AIDS, because it is very dangerous and life dissolving disease। तो इसके लिए हमको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड सर ऐसे ऑलरेडी टोल्ड कि जो HIV इन्फेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि हमको उनसे दूर रहना है या हम बहुत सारे मीडिया हमको बता रही है। तो we have to take care the people, those who have already infected, HIV infected. As sir told, 19 centers are available in the Madhya Pradesh now at present, and the toll-free number is also available, as sir told, 1097. So we have reported to them. So it is very helpful for this number. As a health worker, we should have a great responsibility to take care of the HIV patient. So thank you, sir, for giving a time and for this healthy discussion also. So thank you, sir. Thank you a lot. And I am also thankful to the Raman sir has given this virtual platform and give this arrangement at the last moment. So thank you, sir. Thank you a lot. नमस्कार सर।